एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला पुंज एंड आज की क्लास से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये नया चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यू रेड इट राइट एंड द चैप्टर इज ऑल्सो अबाउट राइट्स। ओके, सो ये राइट वो वाला राइट नहीं है कि बहुत सही, ये राइट है बच्चों अधिकार। ठीक है, सो दीज आर द राइट्स दैट वी गेट as a part of India. While we are the citizens of India, so we get some rights which are mentioned in our supreme rule book, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर we have studied, है ना, इतना सब कुछ। We have talked about so many things. We have studied about the Indian Constitution पूरे के पूरे तरीके से, and we know कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों हम सभी लोगों को प्रोवाइड करता है कुछ राइट्स। ठीक है, हम एक देश का हिस्सा हैं और उस देश में हमको जो है एक इज्जत से रखा जाए, उस देश में हमको आज़ादी मिले, समानता मिले, ये सारी चीज़ें तो हम चाहते ही हैं। और इन सब चीज़ों को सेफ गार्ड भी किया गया है थ्रू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल इट प्रोवाइड्स अस द राइट्स, वो हमें राइट्स के साथ साथ उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। वील जस्ट बी टेकिंग अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड लेट अस स्टार्ट द राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वी गो। ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। एक्चुअली 2 एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। In 1982 बोल रही हूँ मैं बच्चों, सॉरी, मैं कोई वो कनाडा वाली आंटी नहीं हूँ जिनका एक्सेंट चेंज हो चुका है। आई एम एन इंडियन और मैं थोड़ा कभी कभी भटक जाती हूँ। चलो ठीक है, सो इन 1982, ऑल राइट, इन 1982 During the construction work for Asian Games, the government engaged a few contractors. तो एशियन गेम्स की कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सरकार ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉय करा था, काम पे रखा था। ठीक है, These contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and the stadiums. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स का टास्क क्या था कि इन्होंने बहुत सारे गरीब से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम पे रखा। काम पे क्यों रखा है? ताकि बच्चों वो फ्लाईओवर और स्टेडियम बना सके। उस टाइम पर अलग अलग हिस्सों से कंट्री की उनको उठाया था। ठीक है, ऑलराइट, तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को रखा, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने अंडर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम पे रखा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे इंडिया के डिफरेंट इलाकों से आते थे और वो भी गरीब घरानों से आते थे। ठीक है, These workers were kept in poor working conditions and were paid less than the minimum wages decided by the government. But problem statement तब आती है जब यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो workers हैं इनको एक बहुत खराब, एक बहुत poor working condition में रखा जाता था and इनको government जो minimum wages decide करती थी उससे भी कम wages इनको दी जाती थी। ठीक है, so it is actually quite simple. मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि देयर आर वेजेस, सर्टेन वेजेस दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वेजेस दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट कि अगर सरकार ने बोल दिया कि अगर आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक दिन का काम कराते हो, सो द मिनिमम वेजेस 500 रुपीज। दैट मीन्स कि आप 500 से कम उसको पे नहीं कर सकते हो लीगली। ये बोल दिया गया है कि द वेज सेट by the government is 500, so you have to at least pay that worker an amount of 500 rupees. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा था, एक तो बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशंस में उनको रखा जाता था। सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, बहुत बुरे तरीके से उनको रखा जाता था, बहुत बुरे हालात में उनसे काम करवाया जाता था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक और चीज देख रहे हैं, क्या उनको जो है मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा दिया जा रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, आपको ये चीज जब भी आप पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हो, यू शुड नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन। एक तरीके से इन वर्कर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरीके से इन वर्कर्स के साथ शोषण हो रहा है। बहुत भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं कर रही हूं, बट हाँ,
यहाँ पर शोषण हो रहा है, इतना मुझे तो समझ में आता है। नाउ अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट पिटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट। बच्चों सोशल साइंटिस्ट कौन है? ना तो साइंटिस्ट है ना बिल्कुल वो है, यहाँ पे दोनों ऐसे लग रहा है कि सोशल साइंस एक तरीके से बच्चों आप देखिए सोशल साइंस के फील्ड को जो स्टडी करते हैं उनको हम लोग सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो सोशल साइंटिस्ट पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाने के लिए। दे आर्ग्यू दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस दैन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट्स टू बेगार और फोर्स्ड लेबर। तो ये जाकर बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कि अगर आप एक इंसान को काम पे रख रहे हो, आप एम्प्लॉय कर रहे हो एक इंसान को काम करने को बोल रहे हो, वो भी मिनिमम वेजेस से कम पे काम करने को बोल रहे हो, तो इसको जो है बेगार या फिर फोर्स्ड लेबर माना जाएगा, ठीक है। तो ये बेगार या फोर्स्ड लेबर कहलाया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। बच्चों बेगार क्या है कि आप जबरन किसी से काम करा रहे हो, उसको उसका जो ड्यू पैसा है वो नहीं दे रहे हो, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, ठीक है, बेगार या फोर्स्ड लेबर बोलते हैं इसको। सो दिस इज अ वायलेशन, ये एक तरीके से उल्लंघन है। किस चीज का उल्लंघन है? हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और वो भी कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार है, उसके खिलाफ आप उल्लंघन कर रहे हो क्योंकि आप शोषण कर रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, ओके। The court accepted this plea and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages for their work. तो बच्चों हमारा जो कोर्ट है, एक तरीके से जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, सो जुडिशरी को इसी टास्क के साथ असाइन किया गया है। जुडिशरी हैज़ टू चेक कि जो भी कंट्री में चीज़ें हो रही हैं क्या वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं, उस पर चेक रखता है जुडिशरी। और जब जुडिशरी को ये पता चलता है कि नहीं, एक तरीके से गैर कानूनी चीज हो रही है, कानून द्वारा ये चीज जब बोली गई है कि मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए और उस चीज का पालन नहीं हो रहा, दैट मीन्स गैर कानूनी चीज हो रही है। और अगर गैर कानूनी चीज हो रही है तो उसको ठीक भी करना होगा। और ठीक करने के लिए ही बच्चों जुडिशरी बोलती है, यानी कि हमारा जो कोर्ट सिस्टम है वो बोलता है, वो एक्सेप्ट करता है सबसे पहले तो इस गुहार को, इस प्ली को, एंड उसके बाद वो सरकार को ऑर्डर्स देता है। बच्चों आप लोगों को लगता था ना कि सरकार इज द सुप्रीम, नहीं। सुप्रीम क्या है? जुडिशरी नहीं। सुप्रीम क्या है? सुप्रीम ना तो गवर्नमेंट है ना जुडिशरी है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही वजह से बच्चों जुडिशरी यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है गवर्नमेंट को कि आप इंश्योर करोगे, मतलब मेक श्योर करोगे कि जो हजारों वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनको वेजेस मिलनी चाहिए उनके काम की अकॉर्डिंग टू दी मिनिमम वेजेस। ओके, सो मेक श्योर। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक लॉ आप लेकर आ गए तो आप उस लॉ को उसका जो है उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ उस लॉ के आ जाने से वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ओके, चलो, तो यहां पर हमने देखा a clear case of violation of the right against exploitation, ठीक है। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। Let us look at another story. ओके, तो एक और स्टोरी को हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहां पर कौन सा राइट छीना जा रहा है। चलो, मचाल लालुंग was 23 when he was arrested. तो मचाल लालुंग जो है बच्चों, ये 23 साल के थे जब इनका अरेस्ट कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। A resident of Chubri village of Morigaon district of Assam, Machal was charged of causing grievous injuries. तो बच्चों ये 23 साल के थे, इनको अरेस्ट करा जाता है। ये चुबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, तो असम की एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि असम का एक जिला है मोरीगांव जिला, वहां के गांव में रहा करते थे, चुबुरी विलेज में रहा करते थे। इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। जब भी आप इस शब्द को सुनेंगे लीगल लैंग्वेज में, चार्जेस वर प्रेस्ड अगेंस्ट दिस पर्सन, ठीक है। तो चार्ज लगाने का मतलब होता है कि किसी पर कोई इल्जाम लगाया गया है। यहाँ पर इन पर इल्जाम लगाया जाता है ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज, चोट पहुंचाई है इन्होंने, बहुत ग्रेव चोट पहुंचाई है। किसको पहुंचाई है अभी देखते हैं। He was found mentally too unstable to stand a trial and was sent as under trial to Lokpriya Gopinath Bordoli Mental Hospital in Tejpur for treatment.
Machal was treated successfully and the doctors wrote twice to the jail authorities in 1967 and 1996 that he was fit to stand the trial. But no one paid any attention. अब बच्चों आपको ना ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसे नहीं होता है, मैंने किसी इंसान पे कोई चार्ज लगाया, मैंने किसी को बोला आई एक्यूज समवन कि किसी इंसान ने चोरी कमिट करी है, कि कोई इंसान जो है चोर है, वो चोर निकला, बट सिर्फ मेरे बोल देने से कि वो इंसान चोर है तो वो चोर नहीं बन जाएगा ना। कानून की नजरों में वो इंसान तब तक चोर नहीं है जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। अभी तक सिर्फ मैंने उसको गिल्टी प्रूव करा है, कानून जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं करेगा तब तक वो इंसान गिल्टी नहीं है। याद रखना इस चीज को, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, बट डू रिमेंबर दिस। यहां पर क्या है, हर इंसान के पास बच्चों एक अधिकार होता है कि उसको जब अरेस्ट किया जा रहा है या फिर उस पर जो चार्जेस लग रहे हैं तो उसके ऊपर एक ट्रायल चलेगा, एक मुकदमा चलेगा, ठीक है, जहां पर ये प्रूव करा जाएगा कि मतलब उसकी बात सुनी जाएगी, वो अपनी बात रखेगा। तो इट इज द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन यू कैन से। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो मचाल है, मचाल जो है वो मेंटली अनस्टेबल है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो उनका ट्रायल कंडक्ट ही नहीं कराया जाता एंड इंस्टेड ऑफ अ ट्रायल उनको जो है एक मेंटल अस्पताल में भेज दिया जाता है तेजपुर के अंदर, उनके इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। अब होता क्या है, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है और डॉक्टर्स भी बोलते हैं, जेल अथॉरिटी को लिखकर भेजते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हो चुका है। 2 बारी लिखकर भेजते हैं। देखो, एक 1967 में उन्होंने लिखकर भेजा और उसके इतने सालों बाद 1996 में भी उन्होंने लिखकर भेजा कि वो अब एकदम फिट हैं और वो ट्रायल में जा सकते हैं, मतलब अब उन पे मुकदमा चल सकता है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी उस चीज की तरफ गौर ही नहीं फरमाया, किसी ने भी उस चीज को देखा ही नहीं, लोग उसको इग्नोर करते रहे। मचाल लालुंग रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी, तो ये जो है जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं, निगरानी में रहते हैं। एंड मचाल लालुंग वॉज रिलीज्ड इन जुलाई 2005, ही वॉज 77 देन। इनको 2005 में रिहा करा जाता है और ये तब 77 साल के हो गए थे। आई थिंक मैं सही हिंदी बोल रही हूँ, नहीं तो 77 ईयर्स, ठीक है। ही स्पेंट 54 ईयर्स अंडर कस्टडी ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। ये बच्चों 54 ईयर्स में अंडर कस्टडी रहते हैं, यानी कि उनको 23 साल में अरेस्ट करा गया था, 77 ईयर्स तक। आप लोग इसको अगर माइनस करके देखो, 7 - 3 इज 4 है ना, एंड 7 - 2 इज 5। सो 54 ईयर्स तक अरेस्ट में रहते हैं, कस्टडी में रहते हैं, और उस दौरान उनका केस कभी भी उभर के नहीं आता है, उठकर नहीं आता है, हियरिंग के लिए कभी जाता ही नहीं है। He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission, which is NHRC, intervened after an inspection of under trials in the state. बच्चों, इनको रिहा भी तब करा गया जब हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आती है और उसको अपॉइंट करा जाता है, और जब वो पूरी इंस्पेक्शन वगैरह करती है, अपनी जांच वगैरह करती है, उसके बाद वो जो है इनको रिहा करती है। लेकिन तब तक यहाँ पर क्या है, कस्टडी में रहते हैं। तो यहाँ से क्या छीना गया है, इनका राइट टू फ्रीडम। वो भी कौन सा फ्रीडम, जो कि एक तरीके से एक, अगर आप बोलोगे कि एक एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज नहीं है वो अभी तक, मतलब गिल्टी तब तक नहीं है जब तक उसको गिल्टी माना नहीं जाता है ना। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इल्जाम लगाया है। तो उस एक्यूज पर्सन जब तक ट्रायल नहीं चलता है, मतलब ट्रायल तो अभी चला ही नहीं, तो एक तरीके से उसके राइट्स छीने गए। राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन हैव बीन वायलेटेड। मिलते हैं भाई वो राइट्स, ट्रायल सबका चलना चाहिए या जो भी बोलते हैं, और वो राइट एक तरीके से छीना गया है, यहाँ पे उस फ्रीडम को छीना गया है। तो दैट इज समथिंग टू थिंक ऑफ। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो इन दोनों ही केसेस के दौरान हो क्या रहा है कि जो हमारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, सभी के सभी लोगों को, उन राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। बट बच्चों, अगर आप सोचो कि सिर्फ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिख दिया है और हमको वो अधिकार असल में प्रोवाइडेड नहीं है, उनको तो कोई भी उल्लंघन करके चला जाता है, तो आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को राइट्स दिए गए हैं सरकार द्वारा, तो उन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारा जो है अरेंजमेंट किया गया है। और अगर आपके राइट्स को कल को, आपको पता है बच्चों, ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्यों दी जाती है कि अगर कल को ऐसी कोई स्थिति आती है
कि आपके राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप एक जागरूक नागरिक की तरह उसको अपोज करें, या फिर अगर आप अपने आसपास भी किसी के राइट्स को वायलेट होता हुआ देखते हैं तो आप उसके खिलाफ कुछ बोल सकें, ठीक है, अपनी आवाज को उठा सकें या दूसरों को मजबूर कर सके कि वो अपनी आवाज को उठाएं, एंड like they should do something about the situation, should not remain in that situation. All right, okay, so यहाँ पर हम देखेंगे आगे. ओके, बिल ऑफ राइट्स. अब बिल ऑफ राइट्स क्या है कि राइट्स मिलते हैं तो उसका एक बिल आता है मैम घर पे हमारे कि ये राइट आपको मिला है, इसके 1200 रुपए पे करो. नहीं, तो ये बिल ऑफ राइट्स का मतलब वो वाला बिल नहीं है कि चेक को एक काट के देना है. देखिए बच्चों, so in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself, such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called the bill of rights. All right, तो यहाँ बोला गया है क्या, यहाँ बोला गया है मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, जितने भी हमारे लोकतांत्रिक देश हैं उनके अंदर जो भी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उन सभी राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है. ऐसी ही लिस्ट ऑफ राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है, जहां पे राइट्स को मेंशन करा गया है और उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, इसी को हम लोग बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं. ठीक है, सो लिस्ट ऑफ राइट्स mentioned protected by the constitution is called the bill of rights. all right, ठीक है, एकदम क्लियर है. सिंपली मतलब ये है कि आपके जो अधिकार हैं आपके देश के संविधान में लिखे गए हैं और उन अधिकारों को प्रोटेक्शन दी गई है और इसी को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है. ठीक है, तो कोई बिल नहीं आएगा, घबरा मत जाना कि कल बिल आएगा राइट्स का घर पे. सो बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, prohibits the government from thus acting against the rights of the individuals and ensures a remedy in case there is a violation of these rights. तो बच्चों एक बिल ऑफ राइट्स इंश्योर करता है, एकदम श्योरिटी देता है. ठीक है, क्या श्योरिटी देता है कि आपके जो राइट है वो गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है. याद रखना है इस चीज को. The government cannot violate your rights. It cannot violate your rights. ठीक है, and ensures a remedy. रेमेडी है सोल्यूशन. यहाँ पर एक तरीके से एक रेमेडी भी दी जाती है, एक सोल्यूशन भी दिया जाता है कि इन केस अगर आपके राइट्स को वायलेट किया गया है तो आपको जो है एक रेमेडी भी मिलेगी, आपको जो है उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? ऑल राइट, सो रेमेडी मिलेगी, अगर वायलेट किया जाएगा तो रेमेडी मिलेगी. रेमेडी इज रिलीफ फ्रॉम दैट एंड ऑब्वियसली आपकी दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा अगर दिक्कत आती है कल को तो. ठीक है, तो कोई भी बच्चों याद रखिएगा, कोई भी आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, और अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस केस में आपको रेमेडी प्रोवाइड करी जाएगी, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा. आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, सरकार तक आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है. चलो अब बारी आती है बच्चों राइट्स को समझने की. अभी तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है कि हमारे राइट्स हमारे लिए जरूरी क्यों हैं. याद रखिएगा बच्चों इन चीज को कि वाई आर राइट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. सबसे पहले तो हमको बच्चों एक तरीके से हमारे जो आइडियल्स होते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, वी कैन से रिलीजियस इक्वालिटी, नॉट इनइक्वालिटी, ओके, एक्सप्लॉयटेशन, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए हमको जो आइडियल्स हैं उनको रियलाइज करा रहे हैं एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के थ्रू. दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक तरीके से हमको प्रोटेक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमको प्रोटेक्शन दी जा रही है कि आपके राइट्स को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा, एंड इफ इन केस ऑफ अ वायलेशन यू कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट्स. कोर्ट है वहाँ पर, कोर्ट को, जुडिशरी को इसलिए बनाया गया है ताकि वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, न्याय दिलवा सके आपको. ठीक है, सो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले देख लेते हैं. सो द फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, काउंट करते जाएंगे हम लोग. सो द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज द राइट टू
इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। तो आज के क्लास में हम लोग राइट टू इक्वालिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरे के पूरे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट राइट इज द राइट नंबर 2। राइट नंबर 2 इज द राइट टू फ्रीडम यानी कि आजादी का अधिकार। फ्रीडम के ऊपर भी बच्चों हमने एक पूरा फुल फ्लेज्ड चैप्टर पढ़ा है। अगर आप में से किसी ने भी वो क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो मेरे चैनल पर ही आपको वो क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो द राइट टू फ्रीडम यानी कि आजादी का अधिकार। तीसरी चीज है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार भी आपको दिया गया है। फोर्थ इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के मामले में भी आपको आजादी प्रोवाइड करी गई है, उसका भी एक अधिकार दिया गया है। पांचवी चीज है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो बच्चों हमारे सांस्कृतिक मामलों में जैसे जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उस सेंस में भी एक तरीके से हमको राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं अंडर दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द नेक्स्ट इज द राइट टू प्रॉपर्टी एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो यहां पर वी हैव 7 राइट्स, ऑल राइट। तो ये सब हमको पढ़ने हैं, ये सब हमको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। चलो ओके, लेट अस मूव ऑन। यहाँ पर चलो राइट टू प्रॉपर्टी तो लिखा है, बट आई थिंक हमारे जो है वो माइनॉरिटीज वाले राइट्स भी यहाँ पर आते हैं। चलो ठीक है, अभी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाते हैं द राइट टू इक्वालिटी पर, ठीक है बच्चों लोग। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। सो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं बोल रही हूँ कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन उसी के साथ मैं आपको 7 फंडामेंटल राइट्स बता रही हूँ। तो यहाँ पर ना बच्चों याद रखिएगा इस चीज को कि अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एट प्रेजेंट, उसमें 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाली। जो एक फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, हम लोग देखेंगे कि अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये राइट अब नहीं रहा, रॉन्ग हो गया, ठीक है। ओके, तो मैं तो बच्चों लेम जोक्स मारती रहूंगी, लेकिन अब आगे चल लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी की, यानी कि समानता के अधिकार के बारे में। देखिए समानता एक ऐसी चीज है, इक्वालिटी एक ऐसी चीज है जो हम सभी को चाहिए। अगर कल को आपकी मम्मी जो है क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे आपके भाई बहन में, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। एक के लिए कुछ खाने को लाएंगी, दूसरे के लिए नहीं लाएंगी, या एक के लिए कपड़े लेकर आएंगी, दूसरे के लिए नहीं लाएंगी, प्यार एक को करेंगी, दूसरे को नहीं करेंगी, तो बुरा लगेगा आपको, है ना। और तब आप बोलोगे कि मम्मी आप कितने अनफेयर हो, आप कितने बायस्ड एक बच्चा आपका फेवरेट है, मैं आपकी फेवरेट नहीं हूँ। तो इसी चीज को बच्चों जब ये घर पे ही इतनी सी बात पर इक्वालिटी की जंग छिड़ सकती है, तो फिर एक देश जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या वहां पर इक्वालिटी की जंग नहीं छिड़ सकती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। तभी सबसे पहला राइट है द राइट टू इक्वालिटी, जहां पर हर किसी व्यक्ति को समानता प्रोवाइड करी गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट्स इन अवर सोसाइटी। तो मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक हमारा राइट टू इक्वालिटी मौजूद है। कुछ आर्टिकल्स बीच में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जो दे रखे हैं, बट इतना याद रखिएगा बच्चों, सभी को कानून की नजरों में समान रूप से देखा जाता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करने वाला व्यक्ति हो, एवरीवन इज इक्वल। एंड आपको लगता है कि ठीक है तो इक्वालिटी है तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट यू नो दैट आवर इंडियन सोसाइटी वॉज नॉट एट ऑल लाइक दिस। हमारी इंडियन सोसाइटी का अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास में पता चलता है कि आदमियों को हमेशा औरतों से ऊपर रखा जाता था। उसी के साथ साथ हमेशा अपर कास्ट के लोग सोसाइटी में डोमिनेट किया करते थे, जहां पे उन्होंने एक वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम बना के रखा था। ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स के नीचे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे ऐसे करके बच्चों पूरा डिस्टिंक्शन कर रखा था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसी सोसाइटी के अंदर समानता को लेकर आना वाज नॉट एन इजी टास्क, बट स्टिल वी हैव अचीव्ड इट। ओके, तो चलो देखते हैं।
The right to equality provides for equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing arts and places of worship. तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपकी राइट टू इक्वालिटी है, जो समानता का अधिकार है, वो एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है, ये इक्वल एक्सेस को प्रोवाइड करता है। इक्वल एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चों, पहुंच, किसी भी एक इंसान की पहुंच को बोला जाता है एक्सेस। इक्वल एक्सेस पब्लिक प्लेसेस तक। तो जो हमारी पब्लिक प्लेसेस है बच्चों, विच सम फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि आपका पार्क हो गया, जैसे कि मंदिर हो गया, जैसे कि मूवी थिएटर हो गया। तो ये कुछ पब्लिक प्लेसेस है जहां पर लोग जा सकते हैं, कोई किसी का घर नहीं है, वो पूरी की पूरी पब्लिक वहां पर अलाउड है, ठीक है। सो जो पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कि दुकानें हो गई, होटल हो गए, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस, वही मैंने मूवी हॉल वगैरह ये सब बताया, वेल्स हो गए, कुएं हो गए, बेदिंग घाट्स हो गए, नहाने की जो जगहें होती है उसकी बात कर रहे हैं, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर वगैरह, हर जगह पर हर एक व्यक्ति को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड किया गया है कि आप, एक तरीके से बोला जा रहा है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हो कि कौन पब्लिक प्लेसेस में घुस सकता है या कौन नहीं घुस सकता। अपने घर तक रखो, आपके घर में कौन घुस रहा नहीं, बाकी जो पब्लिक की जगहें हैं वो इंटायर पब्लिक के लिए हैं। Anyone can enter these places. Obviously, अब मूवी हॉल में ये मत बोलना कि आई हैव इक्वल एक्सेस तो मैं बिना टिकट लिए घुस जाऊंगा, नहीं, वहां तो टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कुछ जगहें जैसे पार्क जाने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है, किसी बच्चों अब जहां टिकट लेनी है वहां टिकट लेनी है, लेकिन इक्वल एक्सेस है। 20 रुपए की टिकट आपके लिए, 20 रुपए की टिकट दूसरे व्यक्ति के लिए भी है, ठीक है। चलो, मंदिर जाने के लिए भी कोई वो नहीं होगा कि किसी को आप घुसने नहीं दोगे मंदिर में या फिर मस्जिद में, हर कोई जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा ये भी काफी सिंपल सी चीज है, बट आपको पता है ना, जब एक टाइम पे इंडिया में अनटचेबिलिटी रहा करती थी, अछूत माना जाता था कुछ लोगों को, तो कितना बुरा हिसाब था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बच्चों कुछ लोगों को, मतलब जहाँ पे अपर कास्ट लोग जिस कुएं से पानी निकाल रहे हैं, उस कुएं से लोअर कास्ट यानी कि अनटचेबल्स देख भी नहीं सकते थे, छू भी नहीं सकते थे उसको। जो चीजें अपर कास्ट द्वारा यूज होती थी वो लोअर कास्ट वाला द्वारा, जो लोग होते थे उनके द्वारा यूज भी नहीं की जा सकती थी। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चलता था। आपने साउथ अफ्रीका के बारे में भी पढ़ा है क्लास 9th के अंदर, तो आपने देखा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम चलता था, जहां पर सेग्रीगेशन की पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जाता था। जो चीज व्हाइट्स के लिए होती थी वो सिर्फ व्हाइट्स के लिए होती थी, ब्लैक्स के लिए अलग कर दी जाती थी चीजें। तो इन सब ऑब्वियसली वी हैव सीन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अराउंड द वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया, एंड इसी चीज को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड द इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ओके, चलो, तो ये बात एकदम क्लियर है। आगे देखिए, there cannot be any discrimination in this access on the basis of caste, creed, color, sex, religion, place of birth। आपकी नस्ल, आपकी जाति, आपके रंग, आपके सेक्स के बेसिस पर कि आप मेल हो फीमेल हो, आपके रिलीजन के बेसिस पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर आप किस जगह पर पैदा हुए हो, कौन है तुम्हारे माता पिता, किस एरिया में पैदा हुए, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल इन दिस सिनेरियो। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं हो सकता है। It also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis। Public employment की बात की जा रही है, जब employment देने की बारी आएगी तो भी आप discriminate नहीं कर सकते हो। बच्चों, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि एक चैप्टर था पावर शेयरिंग नाम का, और उस पावर शेयरिंग नाम के चैप्टर के अंदर एक जगह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वो जगह थी श्रीलंका। हम लोग क्या देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर हुआ क्या था। श्रीलंका के अंदर जब नौकरी देने की बारी आती थी तो बच्चों वहां पे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जाता था इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशंस। तो वहां पर जो डोमिनेंट कम्युनिटी थी या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, सिन्हाला पॉपुलेशन, वो लोग क्या करते थे, प्रायोरिटी देते थे। किसको प्रायोरिटी देते थे? सिर्फ अपने सिन्हाला लोगों को प्रायोरिटी देते थे। तो अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए, तो सबसे पहले सिन्हाला एप्लीकेंट्स को लिया जाएगा, उसके बाद तमिल्स को लिया जाएगा, ठीक है। सो देयर यूज्ड टू बी दीज पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वर एग्जिस्टिंग इन इंडिया एज वेल, बट एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे नहीं थी।
श्रीलंका के अंदर तो ये थी एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर भी, लेकिन इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया गया है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि जॉब एप्लीकेशन में आप भेदभाव करने लगो कि नहीं यार मैं ना अपनी कास्ट वाले इंसान को पहले ले लेता हूँ, बाकी कास्ट थोड़ा लेट उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ऐसा नहीं कर सकते हो। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी दफ्तरों में आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो इन सभी बेसिस पर। ओके, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल। लेट मी रिमूव दिस, विल मूव अहेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स। हमने दो चीज़ों की इक्वालिटी की बात करी है। भेदभाव तो हो ही नहीं सकता है किसी भी बेसिस पर। सबसे पहला है इक्वल एक्सेस, इक्वल एक्सेस, और दूसरी चीज क्या है? हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन in case of public एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और हर किसी को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करा गया है टू पब्लिक प्लेसेस। ऑल राइट, चलिए यहाँ पर लिखा क्या है बच्चों? अच्छा, आर्टिकल 16(4) और ये सब अभी बाद में पढ़ते हैं। पहले देखो, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बिन अबॉलिश्ड। अबॉलिश कर दिया जाना है कि मतलब उस चीज को रोक दिया गया है, कानूनी तौर पर रोक दिया गया है। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के बारे में कौन नहीं जानता है? आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ बच्चों। एक तरीके से लोगों को अछूत माना जाता था। कुछ लोगों को, जो लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं वो लोग अछूत हैं, मतलब अपर कास्ट वाले लोग उनको देखते भी नहीं थे। उनके लिए वो कहते थे कि हमारा बैड लक हो जाएगा, इनको नहीं देखना है, ठीक है। वो अगर किसी चीज को टच कर दे तो वो उस चीज का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। कि अगर आपने किसी बाल्टी को छू दिया या आपने किसी चीज को छू दिया, अभी अगर ये पुराना टाइम होता तो अगर कोई अनटचेबल आके इसको, मतलब अनटचेबल आप डिफाइन कैसे करोगे? लोअर कास्ट के लोग। तो कोई इसको आगे ऐसे टच कर दे पेन को, तो मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम, मैं नहीं यूज करूंगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप का सिनेरियो बच्चों एग्जिस्ट क्या करता था। तो आप सोच सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन किस तगड़े लेवल पर एग्जिस्ट करता था और जो अनटचेबल्स होंगे उनको कैसा लगता था। भगवान ने जब भेदभाव नहीं करा उनको बनाते टाइम, तो इंसान कौन होता है लोगों के बीच में भेदभाव करने वाला? सोचिए जरा इस चीज को, ठीक है। बट येस, इट यूज्ड टू एग्जिस्ट एंड नाउ दिस प्रैक्टिस हैज बीन अबॉलिश्ड। हमारे गांधी जी, अगर आपको याद हो बच्चों, क्लास 10th में हमने जब नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट हाउ गांधी जी ऑल्सो वॉज टोटली अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। वो खुद जो है एक भंगी का काम किया करते थे बच्चों, टॉयलेट वगैरह साफ किया करते थे टू डिग्निफाई दैट वर्क, है ना। और वो अनटचेबल्स को हरिजन्स बोला करते थे, बताया करते थे कि ये हरि के बच्चे हैं, यानी कि भगवान के बच्चे हैं सबके सब। और वो अपर कास्ट वाले लोगों को बोलते थे कि अपना दिल बदलो, इनको लेकर चेंज ऑफ हार्ट आना चाहिए आप लोगों के अंदर, एंड प्लीज इनको भी इक्वली ट्रीट करो। तो ऐसा गांधी जी भी बोला करते थे। इट वॉज अ वेरी गंदा प्रैक्टिस वी कैन से दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया। ऑल राइट, सो दिस हैज बीन अबॉलिश्ड। बच्चों एक पर्टिकुलरली एक आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी की अबॉलिश होने के बारे में बात करता है, ठीक है। आगे देखिए, the same right also provides that the state shall confer no title on a person except those who will excel themselves in military or academic field। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ बोला जा रहा है स्टेट से मतलब है जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी वो क्या नहीं करेगी, वो कोई भी टाइटल्स नहीं देगी लोगों को। एक्सेप्ट 2 केसेस में आप टाइटल दे सकते हो। पहला केस हो जाएगा एक मिलिट्री केस, दूसरा केस हो जाएगा अकेडमिक केस। अकेडमिक फील्ड का मतलब है कि अगर कोई इंसान अपने मेरिट पर पढ़ लिख कर कोई चीज को अचीव करता है तो उसको आप टाइटल दो। कोई इंसान मिलिट्री वर्क में, जैसे नेवी, आर्मी, आगे चल के कोई बहुत महान काम कर रहा है तो तब टाइटल दो। बट यहां पर बेफालतू में किसी को राजा नहीं बना दोगे आप, टाइटल्स नहीं बांटते रहोगे, ठीक है। कि कोई अमीर है तो उसको टाइटल उठा के नहीं दे दोगे। तो टाइटल सिर्फ 2 केसेस में लोगों को दिए जा सकते हैं सरकार द्वारा, या तो मिलिट्री फील्ड में एक्सेल करने पर या फिर एकेडमिक फील्ड में एक्सेल करने पर। उसके अलावा कुछ भी नहीं, टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की गई है बच्चों, अवसर की समानता, यानी कि सारे के सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी बराबर रूप से। इट मीन्स दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जितने भी सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं उन सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओ ऑल राइट, ओके।
सो अभी बच्चों वी हैव कम टू द एंड, एंड एंड पे आने से पहले लेट अस लुक एट दीज आर्टिकल्स। तो हमारा राइट टू इक्वालिटी खत्म हो जाएगा, बट एक बारी हम इन आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 16(4) क्या बोल रहा है ये आर्टिकल, तो देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। तो यहां बोला जा रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ रिजर्वेशन बना के रखते हैं। अब आप बोलेंगे कि रिजर्वेशन करना तो बहुत ही गलत चीज है, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि स्टेट ना ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि जिससे कि वो रिजर्वेशन को रोक दे या हटा दे। ओके, तो यहां बोला जा रहा है बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि रिजर्वेशन का एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है इंडिया के अंदर, और रिजर्वेशन के सिस्टम के थ्रू हम क्या बोलते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत टाइम तक प्रताड़ित किया गया है हमारी सोसाइटी में, जिनको निचला वर्ग माना गया है हमारी सोसाइटी में, तो क्या हुआ कि जब समाज आगे बढ़ता रहा, डेवलपमेंट होती रही, तो उसकी वजह से जो एक अनटचेबल्स थे या फिर दलित्स थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो नीचे रह गए और बाकी सोसाइटी ऊपर चली गई। अब बच्चों हम लोगों को यहाँ पे इक्वालिटी लानी है। अगर हम इनको भी इक्वल प्रोवाइड करेंगे, इनको भी इक्वल, तो ये और आगे चल जाएंगे और ये भी और आगे जाएंगे, पर गैप हमेशा रहेगा। तभी इस वजह से बच्चों इनको जो है, इनको इस लेवल से इधर तक लाने के लिए हम लोग रिजर्वेशंस को प्रोवाइड करते हैं। रिजर्वेशन का मतलब है, आपने देखा होगा कि कभी कभी पब्लिक, अगर हम गवर्नमेंट के नौकरियों में एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग रिजर्वेशंस देखते हो ओबीसीज, एससीज, एसटीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये सारे वो कास्ट के लोग हैं जिनको बहुत टाइम तक प्रताड़ित किया गया है, उन्हें पीछे रह गए। अब पीछे रह गए हैं तो इनको समान रूप से इधर तक लाना पड़ेगा, और वहीं तक लाने के लिए बच्चों एक इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड रिजर्वेशंस टू देम। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। कुछ बच्चों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो इनइक्वालिटी हो गई है, कि उनको क्यों एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है, यार हम लड़ने लग जाते हैं, बट नहीं। यहाँ पे बच्चों समझिए, वो लोग नीचे हैं, आप ऊपर हो, ठीक है। तो ये कोई मैंने हैंडशेक नहीं करा है अपने लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रिजर्वेशन होती क्या है। अब सपोज इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा पढ़ाई में बहुत वीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर टीचर आएगी और टीचर ने दोनों को एक एक किताब पकड़ा दी, तो जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो तो उस किताब को पढ़ के अच्छे नंबर ले आएगा, पर जो पढ़ाई में बुरा है वो सिर्फ शायद उस किताब को पढ़ के अच्छे नंबर ना ला पाए। तो टीचर का यहाँ पे क्या फर्ज बनता है, उन दोनों को सेम लेवल पे लाने का। तो टीचर क्या करेगी, उस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देगी, और एक्स्ट्रा पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उसने उस बच्चे को फेवर करा है। अब जैसे मेरी क्लास में क्या होता है बच्चों, अच्छा पहले इस एग्जाम्पल को खत्म कर लेते हैं। तो क्या है, उस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा लेगी ताकि वो बच्चा भी एट पार आ जाए इस बच्चे के, और फिर दोनों ही उस बुक को पढ़कर अच्छे नंबर स्कोर करने के काबिल बन सके। ठीक है, जैसे मेरी क्लास में क्या होता है, मैं देखती हूँ कि मैं एक बारी जब किसी चीज को समझाती हूँ तो बहुत से बच्चों को कॉन्सेप्ट एक ही बारी में क्लियर हो जाता है, लेकिन क्लास में सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी ना है, कुछ बच्चों को वो कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर होता है, जो कि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, इट्स टोटली वैलिड। तो जब वो बच्चे बार बार पूछते हैं जैसे क्लास के दौरान कि मैम ये बता दीजिए एक बार, ये प्लीज रिपीट कर दीजिए, तो मैं समझ रही हूँ कि हर किसी का IQ लेवल, हर किसी का जो लेवल है अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को, इट इज़ नॉट द सेम, एंड दैट इज़ वाई अगर कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग की या एक्स्ट्रा पढ़ाई की या एक्स्ट्रा रेपिटेशन की ज़रूरत है, तो उनको वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हर कोई बराबर लेवल पर आ सके। बच्चों इसी वजह से रिजर्वेशन को प्रोवाइड करा जाता है, और कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बच्चों ये ना एक्चुअली हमारा आर्टिकल 21 है, ये पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया है। दिस विल कम अंडर द राइट टू फ्रीडम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। बट आई होप आज की क्लास के जरिए आप लोगों को समझ में आया है कि हमारे राइट्स क्यों नेसेसरी है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमको प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, एंड राइट टू इक्वालिटी क्या है, उसके लिए भी आपको थोड़ी क्लैरिटी आई है, जो भी कंफ्यूजन है दिमाग से वो निकला है। ठीक है, सो बच्चों यू कैन डू वन थिंग, आप लोग आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी आर्टिकल्स का एक बार ओवरव्यू देख सकते हो क्या राइट टू इक्वालिटी बोलता क्या है, कहता क्या है।
एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.